इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है मार्टिन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो बड़े मजे से अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। आज मार्टिन को स्टेज पर परफॉर्म करना था जजेस को इम्प्रेस करने के लिए, और वो इन सारी चीजों में बहुत ही जल्द बिजी भी हो जाता है। ट्रायल्स खत्म होते ही मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ बाहर आ चुका था। वो दोनों तो बहुत ही कम समय में एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगे थे। अब जैसे ही वो दोनों सड़क के किनारे पहुंचे, उनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जो सारे रहीवासियों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर रही थी। वो बूढ़ी औरत मार्टिन को बताती है कि तुम्हारे पीछे जो टावर क्लॉक लगा हुआ है वो सालों पहले बिजली के झटके की वजह से पूरा खराब हो चुका था, और तब से ये वैसा ही है। लेकिन अब हमारे ग्रुप ने डिसीजन लिया है कि हम इस क्लॉक टावर को ठीक करेंगे, जिससे कि सभी को समय का अंदाजा हो। मार्टिन भी उस बूढ़ी औरत को खुशी खुशी कुछ पैसे दे देता है। अब उस औरत ने पैसों के बदले मार्टिन को एक ब्राउचर दिया, जिसमें कि इस क्लॉक टावर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई थी कि 1 साल पहले इसके ऊपर कब बिजली गिरी थी और इसके साथ हुआ क्या था। मार्टिन को ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो ब्राउचर पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। अब थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वहाँ जेनिफर के फादर आ चुके थे उसे लेने के लिए। जेनिफर अपने फादर के पास तो चली गई थी, लेकिन फिर एक बार मार्टिन के पास आकर उस ब्राउचर पर अपना नंबर लिख कर जाती है, क्योंकि जेनिफर अब अपनी पूरी फैमिली के साथ ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर शिफ्ट हो रही थी। वो दोनों अलग तो हो रहे थे, लेकिन वो फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए जेनिफर ने मार्टिन को अपना नंबर दे दिया। मार्टिन भी खुशी खुशी अपने घर पर आ जाता है। घर में मार्टिन के फादर का नाम जॉर्ज था। वो बिफ नाम के एक डॉक्टर से बातें कर रहे थे। वो आदमी तो इनका फैमिली डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर तो मार्टिन के फादर से उसके फैमिली के बारे में काफी बुराई करता था, क्योंकि उन लोगों की बुराई होनी ही चाहिए थी। मार्टिन के फैमिली में उसके फादर के अलावा उसकी मदर, बड़ा भाई और एक बहन होती है। मार्टिन की मदर तो बहुत ही ज्यादा आलसी, अल्कोहलिक और मोटी होती है। वहीं उसका बड़ा भाई और बहन भी कोई काम नहीं करते थे, यानी कि वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये था कि घर में ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है जो घर को अच्छे से चला सके। मार्टिन तो अब डिनर करने के बाद सोने के लिए चला गया था। तभी उसे एक कॉल आता है, जो और किसी का नहीं बल्कि उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड माइक का होता है। माइक मार्टिन को याद दिला रहा था कि उसने कहा होता है कि आज रात को तुम मॉल के सामने आ जाना, उसके पास दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। इतना ज्यादा फोर्स करने के कारण मार्टिन अब अपने दोस्त माइक के पास चला गया था, उस मॉल के सामने वाले रास्ते पर। दरअसल मार्टिन का दोस्त माइक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था, क्योंकि उसका दिमाग काफी तेज होता है, और इस बार भी उसने मार्टिन को अपना एक बहुत ही खास एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए बुलाया था। माइक सबसे पहले मार्टिन को अपनी एक कार दिखाता है जो उसने मॉडिफाई करके रखी थी। माइक ने बताया कि इसे कोई नॉर्मल कार मत समझना, ये एक बहुत ही एडवांस टाइम मशीन है, जो एक ऐसे प्लूटोनियम लिक्विड से चलती थी जिसकी मात्रा पृथ्वी पर काफी ज्यादा कम है। मार्टिन पूछने लगा, तो फिर तुम्हें वो प्लूटोनियम कहाँ से मिला? माइक ने जवाब दिया कि मैंने कुछ आतंकवादियों से कांटेक्ट करके ये सारी चीजें की, और उसके बदले मैं उन्हें एडवांस वेपन्स प्रोवाइड कर देता था। मार्टिन को तो सच में अब माइक की इन एक्सपेरिमेंट से डर लगने लगा होता है, लेकिन अब माइक ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में कई साल लगाए थे, इसीलिए मार्टिन उसका एक्सपेरिमेंट देखने के लिए रुक जाता है। माइक ने अब अपनी कार को खोला और उसके अंदर एक कुत्ते को बिठा दिया। माइक मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर अभी एक बहुत ही अच्छा टाइम ट्रेवल होगा, इसीलिए उसने प्रूफ रखने के लिए अपने पास और कुत्ते की गले में एक टाइमर डाल दिया होता है। वहीं मार्टिन कैमरा पकड़कर ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था, और शायद माइक ने मार्टिन को इसीलिए बुलाया था ताकि वो रिकॉर्ड कर सके। मार्टिन ने अब उस कार वाले टाइम मशीन में अपने कुत्ते को बिठाकर सारी सेटअप कर लिए थे। उसके पास तो एक रिमोट कंट्रोल था, जिससे कि वो गाड़ी को कंट्रोल कर पाएगा। अब देखते ही देखते माइक ने टाइमर ऑन करके उस कार को चलाना स्टार्ट कर दिया था। कार में से अजीब तरीके की रोशनी निकल रही होती है, जो उसे एक अलग ही पोर्टल में लेकर जा रही थी। इतनी ज्यादा स्पीड होने पर वो कार लगातार माइक और मार्टिन की तरफ बढ़ते जा रही थी, लेकिन टकराने से पहले वो गायब हो जाती है। ये चीज देखकर तो मार्टिन के भी होश उड़ गए थे। माइक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। कुछ देर बाद वो कार को वापस उसी पोजीशन पर ला देता है, जिससे कि उसका मोशन भी उसी जगह से चालू हुआ जहाँ से वो गायब हुई थी। गाड़ी रोककर माइक कुत्ते के गले में लगे हुए टाइमर को अपने टाइमर से मैच करता है। कुत्ते का टाइमर थोड़ा सा आगे था, यानी कि सच में उसकी गाड़ी ने टाइम ट्रेवल किया और वो फिर यहाँ आ गई। माइक को सच में अंदर से काफी ज्यादा हैप्पी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि उसने इस एक्सपेरिमेंट पर कई साल लगाए थे, और अब वो इस पे मेहनत करके अच्छी तरीके से गवर्नमेंट के सामने पेश करेगा और काफी मुनाफा कमाएगा। माइक तो मार्टिन को बिठाकर बताने लगा कि आखिरकार उसने मशीन को किस तरीके से बनाया। उसने कहा कि 1955 में जब मैं जवान था तो मैं सर के बल गिर गया था,
उठने के बाद मुझे एक बहुत ही अजीब तरीके की कैपेसिटर के विजन्स आए और ये वही कैपेसिटर था जिसकी मदद से माइक ने टाइम मशीन बनाई है। यानी कि इतने सालों में उसने सिर्फ अपने सपने को फॉलो किया और इस टाइम मशीन को बना ही दिया। अब ये सारी बातें वो मार्टिन के सामने कर ही रहा था, तभी पीछे एक वैन में से वही सारे आतंकवादी आ जाते हैं जिन्हें कि माइक ने नकली वेपन्स प्रोवाइड किए थे। वो सारे आतंकवादी तो माइक से काफी गुस्सा होकर उसे गोलियों से भून डालते हैं। माइक तो मर चुका था, बट अब वो आदिवासी मार्टिन पर भी गोलियां चलाते हैं। मार्टिन तो कैसे भी भागते हुए एक सेफ जगह पर चला गया था। एक समय ऐसा आता है जब आतंकवादियों के बंदूक के सामने मार्टिन था, लेकिन उन आदिवासियों के बंदूक की बुलेट्स खत्म हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर मार्टिन तुरंत ही गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और उसे चालू करके भगाने लगता है। ये तो माइक की वही टाइम ट्रेवल करने वाली गाड़ी थी जिसके अंदर अब मार्टिन बैठकर उसकी स्पीड एकदम से तेज कर देता है। मार्टिन को ये टाइम मशीन वाली गाड़ी बिल्कुल भी चलाना नहीं आता था, इसीलिए वो डायरेक्टली गाड़ी को तेज भगाने लगा। कुछ देर के अंदर ही अंदर टाइम मशीन की सारी चीजें ऑन होने के कारण मार्टिन डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो जाता है 1955 में। उसे ये चारों तरफ देखकर अंदाजा तो हो चुका था, लेकिन सबसे बुरी बात ये होती है कि मार्टिन अपने टाइमलाइन में वापस नहीं जा सकता क्योंकि टाइम मशीन को चलाने के लिए जिस प्लूटोनियम लिक्विड की जरूरत होती थी वो अब खत्म हो चुका होता है। मार्टिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था इन सारी चीजों की वजह से, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो बाहर आकर सारी चीजें एक्सप्लोर करने लगा। आसपास की सारी चीजें पुरानी थी क्योंकि ये 1955 का सीन था। मार्टिन एक छोटे से रेस्टोरेंट में चले जाता है कुछ खाने के लिए, तभी उसे एक लड़का दिखाई दिया था जिसका नाम जॉर्ज होता है और ये और कोई नहीं बल्कि मार्टिन का फादर था जो इस समय में काफी जवान होते हैं। मार्टिन तो अपने फादर को देखते ही पहचान गया था, लेकिन अभी जॉर्ज अपने बेटे को नहीं पहचानता। उस जगह पर तो बिफ नाम का वो आदमी भी आ जाता है जो आगे चलकर उसकी फैमिली का डॉक्टर बनेगा। मार्टिन ने देखा कि बीफ उसके फादर जॉर्ज को काफी परेशान कर रहा है कुछ लोगों के साथ मिलकर, और वो प्रेजेंट टाइम में भी इसी तरीके से उसके डैड को ताना मारता था। मार्टिन तो इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं कर पा रहा था अपने फादर को बचाने के लिए। अब मार्टिन के फादर जॉर्ज रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। मार्टिन भी लगातार अपने फादर का पीछा करता ही जा रहा था। घर पर आने के बाद मार्टिन ने देखा कि उसके फादर जॉर्ज पेड़ पर चढ़कर किसी घर में झांक के देख रहे हैं। उसमें एक ब्यूटीफुल लड़की रहती थी, लेकिन जॉर्ज का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके ठीक सामने से एक कार आकर उसे ठोकर मारने वाली थी। पर मार्टिन जल्द से जल्द अपने फादर यानी कि जॉर्ज को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था और उन्हें दूर ढकेल देता है। बहुत ही कम समय होने के कारण अब उस कार ने मार्टिन को ही टक्कर मार दी। मार्टिन तो दूर गिरकर एकदम से बेहोश हो जाता है। जॉर्ज ये सारी चीजें अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से धूम दबा के भाग गया होता है। दरअसल ये गाड़ी जॉर्ज की वाइफ की होती है जो 1955 में एक दूसरे से इसी दौरान मिले थे। यानी कि 1955 में मार्टिन की मदर और मार्टिन के फादर की मुलाकात इसी रोड एक्सीडेंट में होगी, लेकिन अब वहाँ मार्टिन के आने की वजह से जॉर्ज वहाँ से धूम दबा के भाग गया था। कुछ ही देर बाद जब मार्टिन अपनी आंखें खोलता है तब वो एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और जब उसने देखा तब उसके सामने उसकी मदर मौजूद थी। यहाँ रियलिटी में उसकी मदर के पास जॉर्ज को होना चाहिए था, मार्टिन को नहीं। लेकिन अब बदकिस्मती से मार्टिन इन सारी पास्ट की चीजों में शामिल हो चुका है। मार्टिन की मदर तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होकर उसके क्लोज आने लगी थी, क्योंकि मार्टिन के मदर के जवान वाले वर्जन ने ये देख लिया था कि मार्टिन ने एक लड़के को बचाया होता है, और मार्टिन के इस तरीके से बहादुर होने के कारण उसकी जवान वाली मॉम उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। लेकिन मार्टिन सच में इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो डायरेक्टली घर से भाग गया था और अपने उस पुराने वैज्ञानिक दोस्त यानी कि माइक के पास जाने लगता है। माइक जो कि प्रेजेंट टाइम में मर चुका है, वो 1955 में जिंदा होगा, यानी कि उसका जवान वाला रूप अभी भी जिंदा है। इसीलिए मार्टिन डायरेक्टली माइक के लेबोरेटरी में चला गया था जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। मार्टिन माइक को बता रहा था कि कैसे वो फ्यूचर से आया है और वो टाइम मशीन भविष्य में जाकर तुम ही बनाओगे। हालांकि शुरुआत में तो माइक को बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब मार्टिन ने माइक को बात बताई कि कुछ ही समय पहले तुम अपने सर के बल गिर चुके थे और तुम्हें किसी अजीब तरीके के कैपेसिटर बनाने का ख्याल आया था, माइक चौंक जाता है कि आखिर ये सारी बातें मार्टिन को कैसे पता है। तब जाकर वो बिलीव कर लेता है कि मार्टिन शायद टाइम ट्रेवलर है और वो फ्यूचर से आया है। बट माइक इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि मार्टिन ने उसे बताया होता है कि ये टाइम मशीन आगे चलकर मैं ही बनाऊंगा। लेकिन मार्टिन माइक से वो बात शेयर नहीं करता
करता कि फ्यूचर में जाकर टाइम मशीन बनाने के बाद आतंकवादी उसे जान से मार देंगे। ये बात अगर माइक को पता चल गई तब वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाएगा। मार्टिन तो माइक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो उसके टाइम मशीन को ठीक कर दे, जिसके लिए अब उसे किसी भी तरीके से प्लूटोनियम लिक्विड चाहिए। माइक ने बताया कि प्लूटोनियम लिक्विड पाना इतना भी आसान नहीं है। ये लिक्विड तब बनता था जब एक ही जगह पर कई सारे बिजली के झटके गिरेंगे, उसी मोमेंट पर हमें प्लूटोनियम लिक्विड मिल सकते हैं। मार्टिन के पास तो अब अपने टाइम में वापस जाने के सिवाय कुछ और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो माइक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो उसके टाइम मशीन को ठीक कर दे और उसे फ्यूचर में पहुंचा दे। बहुत सोचने के बाद माइक ने भी मार्टिन की मदद करने का डिसीजन ले लिया होता है, लेकिन सबसे पहले उसे बहुत सारी बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा। तभी मार्टिन को फ्यूचर में वो बूढ़ी औरत याद आती है जो सभी से पैसे मांग रही थी क्लॉक टावर को बनाने के लिए। उसने बताया होता है कि कई साल पहले ये क्लॉक टावर के ऊपर बहुत सारी बिजली गिरी थी और तब से ही क्लॉक टावर बेकार पड़ा हुआ है। लकीली मार्टिन के पास उस टावर का ब्राउचर मौजूद था जो बूढ़ी औरत ने दिया होता है। उसके ऊपर तो बिजली गिरने की डेट लिखी हुई थी जो और कोई नहीं बल्कि 1955 में ही होती है। वो ब्राउचर दिखाने पर माइक अब पूरी तरीके से बिलीव कर लेता है कि ये बिजली कुछ ही दिनों के अंदर अंदर क्लॉक टावर पर गिरने वाली है और इस मौके का फायदा उठा के वो प्लूटोनियम लिक्विड एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। इसीलिए माइक मार्टिन को कहता है कि मैं ये सारी चीजें हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम तब तक प्लीज यहीं पर रहना, क्योंकि मार्टिन अगर बाहर जाएगा और जितने भी लोगों के साथ बातें करेगा उससे हमारे पास्ट में चेंजेस आ सकते थे और उसी हिसाब से हमारा फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मार्टिन माइक को अपनी एक बहुत ही बड़ी गलती बताता है कि जब वो टाइम ट्रेवल करके 1955 में आया था तब उसने अपने फादर यानी कि जॉर्ज के जवान रूप का पीछा किया होता है और मैं गलती से अपने फादर और अपनी मदर के बीच में आ गया जब वो कार एक्सीडेंट में मिलने वाले थे। माइक ये सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है क्योंकि ये मोमेंट वो था जब माइक के फादर जॉर्ज और उसकी मदर पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे और उनके बीच की नजदीकियां काफी बढ़ती जाएंगी। इसी मोमेंट के बाद उन दोनों ने शादी कर ली होती है, लेकिन अब मार्टिन के बीच में आने पर उसके फादर और मदर एक दूसरे से मिले ही नहीं थे और उनके बीच शादी भी नहीं हुई, यानी कि फ्यूचर में जाकर तो मार्टिन भी पैदा ही नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो मार्टिन का पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। इसीलिए अब मार्टिन को किसी भी तरीके से अपने फादर और अपनी मदर को एक दूसरे से मिलाना होगा जिससे कि वो दोनों आगे चलकर प्यार करें और शादी कर ले। माइक और मार्टिन बिना देरी किए सबसे पहले स्कूल में आ जाते हैं जहाँ पर उसके फादर जॉर्ज पढ़ा करते थे। मार्टिन तो अब जल्द से जल्द अपने फादर के जवानी वाले रूप को ढूंढ लेता है। उसके फादर जॉर्ज तो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और उसे कई सारे लोग टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन अब स्कूल से बाहर निकलने पर मार्टिन तुरंत ही अपने फादर के पास चला गया था और वो जॉर्ज से कहता है कि तुम्हें कल के स्कूल की पार्टी में लॉरेन को जाकर डांस के लिए मनाना होगा, इससे वो लिटरली मान जाएगी। अब जॉर्ज को भी कहीं न कहीं लॉरेन पसंद थी, इसीलिए वो अब मार्टिन के कहने पर डायरेक्टली चला जाता है लॉरेन के पास उससे कुछ बातें करने के लिए। जॉर्ज ने बिना डरे लॉरेन से कह दिया था कि तुम मेरे साथ डांस पर चलोगी क्या स्कूल नाइट में। लॉरेन इस बात में बहुत ही ज्यादा सोचने लगी थी। तभी अचानक पीछे से बिफ और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं जो जॉर्ज को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे। बिफ तो लॉरेन के सामने जॉर्ज की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और अब वो जॉर्ज को मारने के लिए उसके पास बढ़ रहा था। तभी मार्टिन ने अपने जवान वाले फादर को बचाने के लिए बीफ को नीचे गिरा दिया और उसके पास जाकर उसे काफी ज्यादा मारा जिससे कि वो उसके फादर को चोट ना पहुंचा सके। लेकिन अब लॉरेन तो जॉर्ज से नहीं बल्कि मार्टिन को फाइट करता हुआ देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो एक तरीके से मार्टिन से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मार्टिन तो उसका फ्यूचर बेटा है जो आगे चलकर उनका बेटा बनेगा। लॉरेन तो अब मार्टिन का पीछा करने लगी थी जो डायरेक्टली माइक के घर पर जाकर रुकता है। लॉरेन ने मार्टिन से कहा कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ और क्या तुम प्लीज मेरे साथ स्कूल की नाइट पार्टी में डांस करने चलोगे क्या। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मार्टिन ने उसे हाँ कर दिया होता है, यानी कि मार्टिन अपनी मॉम के जवानी वाले वर्जन के साथ डांस पर जाएगा। बट मार्टिन के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा प्लान चल रहा होता है। वो तुरंत ही अपने जवान वाले फादर जॉर्ज के पास गया और बताया कि कल लॉरेन मेरे साथ डांस पर जाने वाली है, तो तुम डांस शुरू होने से पहले बागीचे में मिलना और मैं लॉरेन के साथ जानबूझकर बदतमीजी करूंगा। तुम तुरंत ही वहाँ आकर मुझे पंच मार के उससे दूर कर देना जिससे कि जॉर्ज लॉरेन की नजर में काफी अच्छा बन जाएगा और शायद वो उसे आगे चलकर पसंद भी करने लगेगी। जॉर्ज और मार्टिन के बीच ये सारी चीजें फिक्स हो चुकी होती हैं और अब यहाँ आखिरकार स्कूल की वो नाइट पार्टी चालू हो चुकी थी जहाँ पर सारे स्टूडेंट
काफी मजे कर रहे होते हैं। यहाँ पर मार्टिन और उसकी जवान मदर लॉरेन गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं। लॉरेन पूरी तरीके से मार्टिन की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो उससे डायरेक्टली जाकर किस करने लग जाती है। लेकिन किस करने के बाद तो लॉरेन बताती है कि ये फीलिंग तो मेरे भाई जैसी लग रही है, लेकिन मार्टिन बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी कार के बाहर किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मार्टिन को लग रहा होता है कि ये उसके फादर जॉर्ज हैं, लेकिन वो तो बीफ और उसके सारे दोस्त होते हैं जिन्होंने मार्टिन को पकड़कर उसे काफी ज्यादा मारा। दरअसल बीफ अपनी उस बेइज्जती का मार्टिन से बदला लेना चाहता है, इसीलिए उसने अपने आदमियों को बोलकर बीफ को कार की डिक्की में बंद करा दिया और वो खुद गाड़ी के अंदर बैठ जाता है लॉरेन से जोर जबरदस्ती करने के लिए। लॉरेन बहुत ज्यादा मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन बीफ के अंदर का जानवर पूरी तरीके से जाग चुका था। वो तो लॉरेन को छोड़ने नहीं वाला। तभी अचानक वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है, जिसने कि दरवाजा खुला और लॉरेन को किसी भी तरीके से बचाया। जब वो देखता है कि ये तो बिफ है और लॉरेन को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तभी जॉर्ज बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर बीफ को एक पंच लगा देता है। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बीफ वहीं पर ढेर हो गया था। लॉरेन जॉर्ज की इस मर्दानगी को देखकर काफी इम्प्रेस हो चुकी थी और अब वो दोनों एक साथ डांस करने के लिए स्कूल में जाने लग जाते हैं। कार की डिक्की को बैंड बजाने वाले कुछ लोग ओपन कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर से मार्टिन की आवाज आती है। मार्टिन को तो अब किसी भी तरीके से बचा लिया गया था, लेकिन उन बैंड वालों में से एक गिटारिस्ट का हाथ पूरी तरीके से घायल हो जाता है। मार्टिन को ये अंदाजा हो चुका था कि अगर ये गिटारिस्ट का हाथ काम नहीं करेगा, तब स्कूल के अंदर जो पार्टी होगी उसके अंदर बैंड नहीं बज पाएगा, और अगर सॉन्ग्स नहीं चलेंगे तो उसके फादर और उसकी मदर एक साथ आकर किस भी नहीं करेंगे और उन्हें अपने प्यार का एहसास भी नहीं होगा। जॉर्ज और लॉरेन तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। इसीलिए अब मार्टिन ये सारी चीजें पॉसिबल कराने के लिए खुद ही स्टेज पर आ गया था गिटार लेकर, यानी कि अब वो खुद ही गिटार बजाएगा और सारी चीजें करेगा। मार्टिन की इतनी अच्छी तरीके से बैंड चालू करने के बाद सारे स्टूडेंट्स एक साथ जमा होकर मजे लेने लग जाते हैं। मार्टिन के फादर जॉर्ज और उसकी मदर लॉरेन तो एक साथ डांस करने लगे थे और काफी क्लोज आकर एक दूसरे को किस करके अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं, यानी कि मार्टिन का ये काम तो पूरा हो चुका था। बट अब बाहर की तरफ एक बहुत ही बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा होता है। दरअसल ये वही समय था जब क्लॉक टावर के ऊपर तेजी से बिजली गिरेगी और वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मार्टिन अब तुरंत ही क्लॉक टावर की तरफ भागने लगता है, जहां पर माइक उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचते ही माइक ने तो सारा इंतजाम करके रखा होता है। उसने अपने सारे इक्विपमेंट्स अच्छी जगह पर लगा दिए थे जहां पर बिजली गिरेगी। अब मार्टिन को अपनी कार लेकर उस पॉइंट पर काफी तेजी से आना होगा जहां पर बिजली का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। इससे इंजन में मौजूद प्लूटोनियम के कंटेनर में प्लूटोनियम भर जाएगा और माइक ने जिस तरीके से टाइम सेट किया है वो टाइम मशीन उस तरीके से चलकर मार्टिन को उसके समय में वापस भेज देगी। मार्टिन ने जाने से पहले माइक की जेब में एक लेटर दे दिया था, जिसे कि माइक निकाल कर पूछता है कि आखिर ये क्या है। मार्टिन ने बताया कि ये मेरे जाने के बाद तुम खोल लेना, बट माइक एकदम तेजी से उस लेटर को फाड़ने लगा, क्योंकि वो बोलता है कि अगर फ्यूचर के बारे में मुझे कुछ भी पता चलेगा तो फ्यूचर चेंज हो सकता था और मैं नहीं चाहता कि मैं आगे चलकर टाइम मशीन ना क्रिएट करूं। हालांकि मार्टिन माइक को बहुत ज्यादा समझाता है, पर उसने सारे लेटर को फाड़ दिया था। अब यहाँ तूफान काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, यानी कि बिजली कभी भी क्लॉक टावर पर गिर सकती है। हवा काफी तेज चलने की वजह से माइक का लगाया गया इक्विपमेंट का वायर नीचे गिर जाता है। माइक अब तुरंत ही जाकर वायर को जोड़ने का प्रोसेस करने लगा और वो मार्टिन से कहता है कि मैं जब ये वायर जोड़ दूंगा तो तुम कार की मदद से काफी स्पीड से इस जगह पर आना। मार्टिन माइक की बात समझ जाता है और वो गाड़ी चलाते हुए काफी दूर चला गया था, जिससे कि वो लंबा डिस्टेंस तय करे और उसे काफी स्पीड मिले। मार्टिन तो अब लगातार स्पीड बढ़ाते हुए क्लॉक टावर की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर के अंदर अंदर वहां पर आसमान से बिजली गिरी और तब तक तो माइक ने अपना सर्किट यानी कि वायर भी ज्वाइन कर लिया था, जिससे कि एक ल्यूमिनेंस क्रिएट हो जाता है और उसी समय मार्टिन अपनी कार यानी कि टाइम मशीन को उस जगह पर ला देता है, जिससे कि मार्टिन के कार में प्लूटोनियम लिक्विड भर गया और वो टाइम ट्रेवल करके डायरेक्टली पहुंच जाता है अपने वक्त में। मार्टिन जल्द से जल्द बाहर निकल के चारों तरफ चेक कर रहा था कि वो असली दुनिया में आया भी कि नहीं। मॉडर्न चीजें देखने के बाद उसे एहसास होता है कि हाँ वो सही टाइम में आ चुका है। बट अब मार्टिन के सामने और कोई नहीं बल्कि माइक खड़ा था, जो अभी भी प्रेजेंट टाइम में जिंदा होता है।
दरअसल माइक ने बताया कि उस समय मैंने फाड़े गए लेटर्स को जोड़ लिया और उसे पढ़ लिया था। ये वही लेटर होता है जिसे कि मार्टिन ने लिखा था माइक की जान बचाने के लिए। उस लेटर में मार्टिन ने साफ साफ लिखा था कि जिन आतंकवादियों के लिए तुम काम करोगे वही एक दिन आकर तुम्हें जान से मार देंगे। इसीलिए माइक ने उस समय पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिए होते हैं, जिससे कि गोलियों का उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हुआ था और माइक की भी जान बाल बाल बच गई। सारी चीजें बैक टू नॉर्मल होने के बाद मार्टिन अपने घर पर आ जाता है। वहाँ पर जब उसने अपने फादर जॉर्ज और अपनी मॉम लॉरेन को देखा तब वो पूरी तरीके से बदल चुके थे। दरअसल उस समय जॉर्ज ने लॉरेन को बचाने के लिए बिफ को एक पंच मारा था, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस काफी ऊंचा हो जाता है और तब से ही उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अब जाकर वो एक बहुत ही अच्छे ऑथर बन चुके थे। मार्टिन की मदर लॉरेन भी एक अच्छी खासी औरत बन चुकी थी। वो तो एकदम स्लिम और काफी हट्टी तगड़ी हो चुकी होती है। मार्टिन के भाई बहन अब काफी अच्छे बिजनेसमैन बन चुके थे और अपना काम करते थे, यानी कि पास्ट का एक छोटा सा मोमेंट चेंज करने की वजह से मार्टिन के फैमिली के कंडीशन ही चेंज हो गई। वहीं बीफ जो जॉर्ज को बहुत ज्यादा मारता था, वो इस समय में जॉर्ज से काफी डरता है और गाड़ी साफ करने का काम करता है। और अब जाकर मार्टिन काफी खुश था कि उसने जैसी फैमिली इमेजिन की थी उससे अच्छी फैमिली उसे मिल चुकी है। मार्टिन तो अब अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर से मिलता है और काफी अच्छे टाइम स्पेंड करता है। मार्टिन को पता चला कि माइक ने अब अच्छी तरीके से टाइम मशीन बना ली है और उसे गवर्नमेंट ने पुरस्कृत भी किया था। वो अलग अलग जगहों पर टाइम ट्रेवल करता रहता है। अब एक दिन अचानक एक बहुत ही हाईली एडवांस कार उन दोनों के सामने आकर रुकती है, जिसके अंदर से और कोई नहीं बल्कि माइक आ रहा था। माइक तुरंत ही मार्टिन के सामने आकर कहता है कि तुम दोनों को जल्द से जल्द 2025 में जाना होगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे बच्चों ने एकदम से तबाही मचा कर रखी है। मार्टिन और जेनिफर एकदम से मजबूर थे, क्योंकि उन्हें फ्यूचर तो चेंज करना ही होगा, नहीं तो आगे चलकर इंसानियत खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए वो दोनों माइक के साथ कार में बैठ जाते हैं और चल पड़ते हैं टाइम ट्रेवल के लिए। इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।